Hello, Anya, Vidhi, and everyone here. Welcome you back on this session. लास्ट टाइम आप देख रहे हैं कि सेशंस और भी अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि हम आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है वो सारी ही चीजों को हम डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर। मेरा एक ही काम है यहाँ पर, टू डिकोड द एनसीईआरटी बुक, और जो भी आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हमें करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने खुद करना है यहाँ पर। अब देखो कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट्स। तुम्हें पता है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। तुम्हें पता है कि हमारे अराउंड जितनी भी चीजें वो मिक्सचर्स हैं ज्यादातर, हमने बताया आपको। और जब मिक्सचर्स हैं तो फिर हमने कहा कि केमिस्ट्री में हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसके सेपरेट करने के लिए मैंने कई तरीके के मेथड्स आपको बताए कि उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने कौन कौन से मेथड आपको डिस्कस किए सेपरेशन के लिए। देखो, फिल्ट्रेशन हमने बताई आपको, डिस्टिलेशन हमने बताई, सेपरेटिंग फनल का हमने यूज किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, क्रोमेटोग्राफी की, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ऐसे कई मेथड्स हमने बताए। और लास्ट में हमने एक मेथड आपको बताया था जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हमने उसको क्या बोला? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैंने बताया था कि एक बहुत ही अच्छा मेथड है टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड्स फ्रॉम इम्प्योर सॉलिड्स। होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी इम्प्योर होती हैं। जैसे आपने जब साल्ट निकाला सी वाटर से, आपको पता है कि सी वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट है, और उसको हम साल्ट वहां से निकालते हैं इवेपोरेशन से। देखा होगा आपने कि पानी को, हम सी वाटर को लेते हैं और उसको हम इवेपोरेट कर देते हैं सन रेज में या कहीं भी, तो साल्ट मिलता है। लेकिन उस साल्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं स्टूडेंट्स। तो इस इम्प्योरिटीज को कैसे हम निकालें? तो उन्होंने बताया था कि क्या करेंगे कि हम इनके क्रिस्टल्स बनाएंगे। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड हमने बताया था लास्ट क्लास में। तो क्रिस्टलाइजेशन में मैंने क्या किया था कि मैंने सोडियम क्लोराइड जो था हमारा इम्प्योर, उसको डिसॉल्व किया था वाटर में। फिर मैंने हीट किया था वाटर को, जिससे कि कुछ वाटर इवेपोरेट हो गया था और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया था। क्या बना था? सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जब हॉट था तो फिर मैंने उसे ठंडा किया, कूल किया। तो जब मैंने हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल किया तो फिर जो क्रिस्टल्स बनने बनने धीरे धीरे NaCl के, वो प्योर होते हैं और इम्प्योरिटीज जो है उसमें नहीं आती। तो इससे हाई प्योरिटी साल्ट हमें मिल जाता है, जो कि आप अपने घर में यूज कर रहे हो। तो ये एक वो मेथड था। दूसरा मैंने बताया था, एक एलम होता है। एलम किसे बोलते हैं? फिटकरी। फिटकरी तुमने देखी होगी, व्हाइट कलर की होती है। तो उसको भी हम प्योरीफाई करते हैं बाय द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो इसके हम क्रिस्टल बना लेते हैं, बहुत शानदार क्रिस्टल्स बनते हैं। मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है हॉट, उसको मेन लाइन में कूल करना है। तो कूल करने से क्या होता है, धीरे धीरे क्रिस्टल बनते रहते हैं। ये कुछ समय लेते हैं, आप उसको छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए, तो आइस बाथ लगा सकते हो नीचे, तो वो क्रिस्टल्स बनेंगे जो कि प्योर होंगे। आप देखो कि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि अब हमारे पास जो एनसीईआरटी में नेक्स्ट पार्ट था वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, हम केमिस्ट्री में कर क्या रहे हैं? देखो, हमारे पास, हमने कहा केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो है सब्सटेंसेस हैं, मैटर जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस हैं केमिस्ट्री में। अब कुछ हम क्या करते हैं कि कई बार इनकी स्टेट को चेंज करते हैं। जैसे सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं। दो टाइप की चेंजेस हमने यहाँ पे लिखी है, एक फिजिकल और एक केमिकल। देखो, फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज है उसकी फिजिकल का मतलब कि इसमें कोई नया कंपाउंड बनने वाला नहीं है, कोई कंपोजिशन इसके अंदर चेंज होने वाली नहीं है, जो भी सब्सटेंस है। जैसे कि जो प्रॉपर्टीज मैं देखता हूँ किसी की भी, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब कोई भी मैटर का पीस मैं रख दूं तो आप क्या करोगे? अच्छा, देखते हैं इसका कलर कैसा है। इसका कलर कैसा है? जो कलर है, मान लो किसी का रेड कलर है सब्सटेंस का, तो वो रेड ही है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, वो रेड ही है। तो कलर हम देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं भी इसकी हार्डनेस है, जो कितनी हार्ड है, रिजिड है, क्या है, ये सॉफ्ट है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। तो आपने हार्डनेस किया, रिजिडिटी की,
फ्लूइडिटी की डेंसिटी, जैसे आपने कहा कि जो वाटर की डेंसिटी जो है 1 होती है सर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है वाटर की डेंसिटी। तो ये जो डेंसिटी होती है वाटर की, आपने एक टेस्ट ट्यूब में पानी या एक गिलास में पानी ले लिया या एक कप में पानी ले लिया या कि एक जग में पानी ले लिया, क्या डेंसिटी थोड़ी चेंज हो गई वाटर की? वाटर की डेंसिटी तो सेम रही। तो इसमें कोई चेंज नहीं आई। आपने वाटर को एक मग में लिया, एक कप में लिया, एक गिलास में लिया, लेकिन उसकी डेंसिटी में तो कोई चेंज नहीं आई, ना कोई कलर में चेंज आई। जैसा वाटर था फ्लूइडिटी, उसकी फ्लूइडिटी भी उतनी रही। और एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं स्टूडेंट। मैं कह रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखो जो सॉलिड्स होते हैं ना, जो सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये हमने आपको बताया कि जब किसी भी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड विल मेल्ट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको पता है कि एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तब एट दैट पॉइंट जब मेल्टिंग शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स, तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हमने जो डिस्कस किया था। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम कहते हो 100 डिग्री सेल्सियस है सर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 373.15 केल्विन है। ये जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखी स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें कोई भी नया मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं हुई, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, कोई भी जो कंपोजिशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुई। तो ये जो हमने कहा कि सर जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल जो चेंज होती है, जो फिजिकल चेंज होती है उसमें हमने क्या बताया कि देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन, नो चेंज इन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन सेम रही, ना तो कंपोजिशन चेंज हुई इसमें, और कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना, कोई भी मतलब और कंपोजिशन सेम रही है इसकी इसकी और केमिकल भी इसकी नेचर सेम रही है। मतलब जो केमिकल नेचर है इसकी, केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी सेम रही है। मतलब केमिकल भी कोई चेंज हुई नो, सेम रही है, इसमें सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई नया कंपाउंड नहीं बना। जैसे तुमने कहा कि सर जो जैसे हम आइस होती है, ये एक सॉलिड फॉर्म है वाटर की। और एक हमने कहा वाटर है जो हम आप पी रहे हैं अपने गिलास में लिक्विड की फॉर्म में। और आपके पास क्या है, जो स्टीम बन जाती है, जब स्टीम बन जाती है, भाप बन जाती है, ये वाटर लिक्विड है। देखो कि ये देखने में तो आइस डिफरेंट होती है लिक्विड वाटर से। ये बड़े क्लियर क्लियर क्यूब्स आपके रेफ्रिजरेटर में जम रहे हैं, बहुत शानदार। तो ये तो ठंडा करते हैं जब आप डालते हो अपने कोला ड्रिंक्स में, तो ये ठंडा कर देता है। और यहाँ पे स्टीम है, देखो स्टीम जो है वो वेपर्स होते हैं। जब आप चाय बनाते हो, हीट करते हो पानी को, तो आप देखते हो वेपर्स बनने। और वेपर्स में तो बहुत एनर्जी होती है, ये हाई एनर्जी वाटर है। आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बताया था, स्टीम causes sphere burns more than the boiling water। लेकिन ये सब के अंदर ना जो कंपोजिशन है वो सेम है स्टूडेंट, कंपोजिशन यहाँ पर सेम है। देखो कंपोजिशन यहाँ पर चेंज नहीं हुई है अभी भी। या इन सब में क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स। देखो H2O, ये सारे H2O मैंने बताए हैं यहाँ पर, ये H2O मॉलिक्यूल्स मैंने दिखाए हैं आपको। एक स्ट्रक्चर भी बनाया मैंने H2O का कि कैसे बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं मैंने, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, ये बॉन्ड बने हुए हैं वाटर के साथ, देखो बॉन्ड बने हुए हैं। तो वाटर H2O है, अभी भी कोई वाटर टूटा नहीं है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में, किसी चीज में भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, वाटर अभी भी वाटर है तीनों फॉर्म में, बट अपनी स्टेट को चेंज कर दिया, और कोई भी देख रहे हैं कि जो H2 है ना, ये टूटा है बॉन्ड, कोई ना बना है। इसे जब हम करेंगे तो केमिकल चेंज उसमें यही होने वाला है। देखो कि जैसे आपने कैंडल ली स्टूडेंट्स,
अब पहले इसके बारे में बता देता हूँ तुम्हें, केमिकल चेंज के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक में हमने 2 ऊपर लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसमें क्वेश्चन आना है पेपर में तुम्हारे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो देखो कि हम अब कर रहे हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है स्टूडेंट। केमिकल चेंज का मतलब ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन होने वाली है। क्या होगा? केमिकल चेंज तभी होगी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शंस होने वाली है, मैं ये कह रहा हूँ। केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है कि कंपोजिशन भी चेंज होगी और नए सब्सटेंस भी बनेंगे, मतलब न्यू सब्सटेंसेस जो हैं वो बनने वाले हैं। अब नए सब्सटेंसेस जो हैं, न्यू सब्सटेंसेस विल बी फॉर्म्ड। तो नए न्यू सब्सटेंसेस विल बी फॉर्म्ड तुम कह रहे हो सर, मतलब कि अब कुछ जो सब्सटेंस बने थे अब नए सब्सटेंस बनने वाले हैं, नए सब्सटेंस बनने वाले हैं। तो नया सब्सटेंस क्या होता है? मतलब डिफरेंट सब्सटेंस है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। क्या होंगी? हमने बताया कि कोई चीज नहीं बन गई है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। अब वो दोनों चीजें डिफरेंट हो गई तो आपके पास केमिकल चेंज हो गई। वो यहाँ पे क्या हमने लिखा, देखो आपके लिए यहाँ पे लिखे भी हमने कि देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point are called physical properties. Chemical change brings change in chemical properties of the matter. अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई स्टूडेंट्स, एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। तो एक केमिकल चेंज जो होती है उसे केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, उसे केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आपने देखो जितनी भी कंबस्शन रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे आपने कहा येलो कार्बन, आपने इसको बर्न कर दिया, इसने क्या बना दिया? CO2। देखो ये रिएक्ट कर गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गई, अब नया सब्सटेंस बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी है हमारे लिए, ऑक्सीजन तो हम इनहेल कर रहे हैं, तुम्हें पता। और कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम कह रहे हो कि सर ये तो हमारे जो अर्थ को है पोल्यूट कर रही है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ा है कि हायर टेम्परेचर बढ़ा रही है अर्थ का, एक तरीके से पोल्यूटेंट है। तो देखो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, ये केमिकल चेंज है, नए कंपाउंड्स बन गए। आप जितने भी अपने CNG, आपको पता है, आप CNG का नाम सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन गैस होती है, उसको आप बर्न कर देते हो तो क्या बनता है स्टूडेंट? आपने देखा CO2 प्लस H2O बन जाता है, और साथ में हीट भी निकलती है, हीट एनर्जी भी निकलती है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, जो मैंने रिएक्शंस लिखी हैं स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ले लो, इसको बैलेंस करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये O2 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने ये आपको बताया कि ये जो रिएक्शन हमने लिखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक केमिकल चेंज हो रही है। तो केमिकल चेंज का मतलब तुम्हें दोनों को समझ आया, सबको समझ आया स्टूडेंट्स की केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होगी और नए सब्सटेंसेस बनेंगे। क्या बनेंगे? नए सब्सटेंसेस बनेंगे। देखो कि अगर वाटर मैंने लिया, वाटर एक डिफरेंट कंपाउंड है, और आपने जो कुकिंग ऑयल अपने घर में यूज करते हो ऑयल, वो दोनों सेम चीजें थोड़ी हैं, वो तो दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं। और जब सब्सटेंस डिफरेंट होते हैं केमिस्ट्री में तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, यही हमने बताया। When the substances are different, their properties are different, and in a chemical change, in a chemical reaction, new substances are going to be formed, so they will differ in their properties. But in physical change, there is no new formation of the substances, they are only changing their physical state from solid, say for example solid to liquid or liquid to gas में चले गए, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो फिजिकल चेंज देखा है कि रिवर्स भी हो जाएगी, वो रिवर्स भी हो जाएगी कि जो स्टीम बनी थी उससे मैंने फिर वाटर बना लिया, और वाटर से फिर आइस बना ली, जो कि आप डेली आइस को जमा ही रहे हो फ्रिज में, वो वाटर ही है, H2O ही है, उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। तो यहाँ पे CNG है, या तुमने देखा कि LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तुम यूज करते हो अपने घर में डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में, जिसे आप अपना खाना चाय वगैरह बना रहे हो, या कि ये पेट्रोल पंप्स में भी आपने देखी हैं, ये सब यूज हो रही हैं, जो हम अपने कारों में पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये गैसेज होती हैं लिक्विफाइड, मतलब कि उनको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, कंप्रेस करके गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
अब जब इसको बर्न करूंगा स्टूडेंट्स, बर्न करूंगा तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेंगी और ये रिएक्शन होगी और हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, जिससे कि हम अपना काम करते हैं। तो आपने देखा कि दो टाइप के केमिस्ट्री में चेंजेस होने वाली हैं, फिजिकल और केमिकल, इन दोनों को ही हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। अब देखो कि कुछ ऐसे भी होंगे सब्सटेंस, कौन से ऐसे भी सब्सटेंस होंगे जिनमें दोनों ही चेंज हमें दिख सकती है। तो देखो उसका एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि बर्निंग ऑफ ए कैंडल, आपने दिवाली में बहुत मोमबत्तियां जलाई हैं, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, तो आप कैंडल जलाते हो, बर्थडे पर भी चलाते हो, जगह जगह कैंडल जलाते हो। तो कैंडल कैसे क्या काम करती है, देखो कैंडल में क्या होता है, ये आपका कैंडल है, ये किसका बना हुआ है, वैक्स का। तुमने कहा सर ये वैक्स का बना हुआ है जी। लो यहाँ पे एक फ्लेम्स आपको मिलता है, बहुत ही शानदार फ्लेम मिलता है। तो यहाँ पर जो फ्लेम होता है उसमें कुछ स्मोक भी निकलता, देखा का हल्का हल्का धुआं निकलता है। और आपको मिलती है लाइट, और क्या मिलती है, हीट, और क्या मिलती है, हीट। तो ये एक सब्सटेंस है केमिस्ट्री का, ये एक सब्सटेंस है जिसे आप मोम कहते हो, वैक्स कहते हो। तो वैक्स क्या होती है, वैक्स एक हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, एक फ्यूल होता है एक तरीके से, बहुत ज्यादा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है, इसलिए वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। तो वो जब क्या करते हैं, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और ये सब चीजें निकलती हैं। तो ये केमिकल चेंज दिखा रही थी, केमिकल चेंज दिखा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि ये जो मोमबत्ती की मोम होती है, तुमने देखा होगा, ये नीचे नीचे जो मोम होती है ये बैठ जाती है, जब ये टेम्परेचर हाई है तो वो मेल्ट हो रही थी, जब टेम्परेचर फॉल हुआ तो वो बैठ जाती है नीचे, आपने देखा होगा मोम सी जम जाती है। कोई भी दीवा भी यूज करते हो तो एंड में देखा ना एक लेयर सी बन जाती है, वो जो लेयर वापस आ जाती है, वो वैक्स जो होती है, मोम होती है जिसे मोम कहते हैं। तो वो क्या है कि ये मेल्ट हो गई थी हाई टेम्परेचर पर, और फिर वो फिर सॉलिड बन जाती है, सॉलिड बन जाती है। ऊपर की जो गैसेस निकल गई वो तो केमिकल चेंज है, वो तो केमिकल चेंज है, और नीचे की जो वैक्स मेल्ट हुई है वापस सॉलिड बन गई, वो फिजिकल चेंज है। तो इस तरह से एक कैंडल में दोनों टाइप की चेंजेस हमें दिख रही हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है। आप कुछ देख रहे हो कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्या लिखा क्वेश्चंस में। ये पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग क्रिएशन एंड पेट्रोल, difference in their boiling point is more than 25 डिग्री सेल्सियस which are miscible with each other। देखो तुम्हें एकदम याद आ गया, ये कितना आसान क्वेश्चन है, तुम्हारे को क्वेश्चन पेपर में आया जब स्टूडेंट्स को, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये कितना इजी क्वेश्चन है कि कैसे सेपरेट करेंगे। हमने सारे मेथड डिस्कस किए। अब यहाँ पर उसने बताई है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री। तो ऐसे केसेस में दो लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको केमिस्ट्री में। ये जो दो लिक्विड्स होते हैं उन्हें हम कैसे सेपरेट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये दो लिक्विड्स हैं, तो हम तो सीधा इसका आंसर क्या करने जा रहे हैं एग्जाम में, डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर हमने डिस्टिलेशन करेंगे, बस हो गया। और उसकी डायग्राम हमने पिछले चैप्टर्स में बताई कि आपने डिस्टिलेशन कैसे की थी स्टूडेंट्स। तो जब आप हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, देखो वो पहले आने वाला है, केरोसिन और पेट्रोल है। तो ये पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इससे, तो ये पहले आ जाएगा और वो फिर बाद में निकलेगा, क्योंकि डिफरेंस ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस बताया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन 2 पर आ गए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। अब कर्ड से बटर बनाना है, देखो फिर पहले हमने दूध से भी बनाया था क्रीम, और क्रीम से भी बटर बनाया था। अब उसने क्या कह दिया, तो आपको मैंने बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार कहा कि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन। तो देखो सेंट्रीफ्यूगेशन आपने की थी, क्या किया था, इसके लिए आपने क्या किया था स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन याद आ गया आपको। हमने इसके बारे में बहुत दिमाग लगाया था कि ये क्रीम बनानी है दूध से, क्रीम से मक्खन बनाना है। कपड़े आप
की वॉशिंग मशीन में जो ड्राई होते हैं स्टूडेंट्स, इन सब में क्या हो रहा है, बहुत चर्निंग, बहुत हाई स्पीड पे रोटेशन हो रही है, चर्निंग हो रही है, और उससे जो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें डिफरेंस होता है डेंसिटी में, वो नीचे बैठ जाते हैं और दूसरे वाले पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम सेपरेट कर लेते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। आप देख लीजिए तीसरा, अभी हमने इसके बारे में बता ही दिया आपको, साल्ट और सी वाटर है आपके पास। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको पता ही है कि कौन सा मेथड यूज किया है, इसके बारे में एक सेकंड लगेगा, आपके दिमाग में आ ही गया। अभी हमने बताया था आपको कि जब साल्ट सी वाटर में होगा तो क्रिस्टलाइजेशन जो है उससे हम बना लेंगे, क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत अच्छा मेथड होता है, इससे प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, इम्प्योरिटीज वापस उसी में रह जाती हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये जो साल्ट सी वाटर में है, पहले इसको फिल्टर करते हैं। सोल्यूशन को फिल्टर करने से क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, ऐसे ही गंदगी होती है, वो निकल जाती है फिल्टर पेपर के ऊपर। उसके बाद इसको हीट करते हैं। हीट करने से पर क्या होगा स्टूडेंट्स की, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे हम। हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, मतलब पानी को इवेपोरेट कर देते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा सा, जिससे कि हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। उसको हम ठंडा कर लेते हैं, कूल कर लेते हैं, नीचे बर्फ की एक ट्रे रख देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये साल्ट के क्रिस्टल बनेंगे साल्ट के स्टूडेंट्स, तो हम उनको यूज कर लेंगे। अब थर्ड में वो कह रहा है नेम द टेक्निक टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम साल्ट। अब देखो बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, थर्ड वाला, कैम्फर को कैसे करोगे। देखो कैम्फर का हमें पता है स्टूडेंट, तुम्हें पता है, तुम्हें तो दिमाग में याद है कि जो कैम्फर होता है वो सबलाइम कर जाएगा। उसका क्या होता है, सब्लिमेशन। तो इसके बारे में हमने कई बार तुम्हें डायग्राम में दिखाया कि कैसे सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं। तो सब्लिमेशन का यूज करेंगे हम इसके लिए। तो सबलाइम करके क्या होगा कि कैम्फर जो है वो बाहर आ जाएगा और वो फनल के ऊपर जो जमा हो जाएगा उसको हम यूज कर। अच्छा, अब और क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो कि क्रिस्टलाइजेशन में हमने क्या किया, आपको मैंने बताया कि जैसे साल्ट है वाटर में, सी वाटर में इम्प्योर कॉपर सल्फेट था, उसको भी हमने किया सी वाटर से, और फटकरी जो थी फिटकरी को भी बनाया। तो ऐसे सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो कि डिसॉल्व हो जाएंगे किसी सॉल्वेंट में, जैसे पानी में ही मान लो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो फिर हम उनका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे और उनको कूल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इम्प्योर सॉलिड जो होता है उसको प्योर हम बना लेते हैं। इम्प्योर सॉलिड को प्योर सॉलिड में बना लेते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ पर कोई डाउट बताओ, कोई तुम्हें डाउट लग रहा है? बिल्कुल नो सर। सारा समझ में आ गया, बहुत इंटेलिजेंट हो, और कोशिश चल रही है भाई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लोगे, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। देखो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं और सारा कुछ तुम्हें पता है, तुम्हारे को नोट्स वगैरह सब मिल रहे हैं, तो इसलिए कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको देख के फिर दोबारा से कोई चीज़ मिस हो जाती है उसको देख सकते हैं। अब देखो और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको यहाँ पर। अब हम और चीज़ों पे आ गए। देखो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले ये देखते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पानी तो पीते हो तुम सब लोग, हम भी पीते हैं, और बिना पानी के कुछ हमारी लाइफ ही नहीं है। देखो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ की सीक्रेट है, और हमारी लाइफ की जो अर्थ की भी जो है उसमें वाटर को मेन कंपोनेंट है हमारा। प्लांट्स हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, हमें हमारी बॉडी में 70% वाटर है। और आपको पता ही है कि हम कितना पानी डेली पी रहे हैं, और हर चीज जो हम खा रहे हैं सब्सटेंसेस, उनमें भी वाटर होता है। आपने कोई भी फ्रूट खाया है, कोई भी चीज ली है, तो उसमें भी वाटर है। लेकिन प्रॉब्लम आपको पता है कि हम दिल्ली में जो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
ऑल ओवर इंडिया हम फेस कर रहे हैं, वाटर की बहुत तो शॉर्टेज है। दूसरा, पानी साफ नहीं है आप कहते हैं, और इससे बहुत बीमारियां होती हैं। देखो कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में जो है ना पानी गंदा आ जाता है एकदम, तो आप उसको फिर देखते हो उसमें स्मेल आ रही है कुछ, फिर आप उसको पी नहीं सकते। तो देखो जो पानी हमारे घरों में भेजा जाता है बाय अवर गवर्नमेंट, दे उसकी वो प्योरिफिकेशन पहले करते हैं, फिर आपको वो देते हैं। वाटर की प्योरिफिकेशन करे बिना भेज देंगे तो फिर तो हम सब बीमार हो जाएंगे। जो कि आपके गटर्स और नालों में पानी है तो गंदा है। तो पानी को साफ करने की एक पूरी टेक्निक है, बहुत अच्छा मतलब है पानी को कैसे साफ करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो पानी आपके घर में आ रहा है उसको किस तरह से साफ किया जाता है बिफोर इट रीचेज योर होम। गंदा पानी आपको नहीं दिया जा सकता। और बेसिकली मैं ये यहाँ पे देखो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, वाटर प्योरिफिकेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी तुम बना सकते हो इसके ऊपर। तो बहुत प्रोजेक्ट बनाए हैं स्टूडेंट्स ने कि हाउ टू प्योरीफाई वाटर। वाटर प्योरिफिकेशन के बारे में ये कह रहा हूँ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल केमिकल्स। पानी जो हमें मिलता है ना सी वाटर से, रिवर से, जहां से भी, उसमें तो बहुत कुछ होता है। आपने पहले देखा था ना, लोग वेल्स वेल्स होते, कुएं होते, उनमें बाल्टियां डर डर के पानी निकालते थे। तो वो हार्ड वाटर तुम कहते जी हार्ड वाटर है। आपके घर में कई बार जब बिल्डिंगें बनती हैं तो वो नीचे क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, बोरिंग करके मशीन लगा रखी है जिससे पानी निकालते हैं। तो वो हम पी थोड़ी रहे हैं वो पानी, तो हार्ड वाटर है। तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो पौधों वगैरह को देते हो या कुछ करते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर अनडिजायरेबल केमिकल्स। तुमने तुमने सुना है कि हार्ड वाटर होता है जी, एक सॉफ्ट वाटर होता है। और तुमने कहा कि जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्कम सा बना लेते हैं। क्योंकि वो जो कंपाउंड होता है सोडियम का एक होता है कंपाउंड, फैटी एसिड का, मतलब सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामेट, इस तरह से होते हैं RCO- वाले सोप के अंदर। तो वो कैल्शियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि वाटर में डिजोल्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट्स, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं केमिकल्स। तो ये अनडिजायरेबल है, मतलब हमें नहीं चाहिए। और बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स भी होते हैं। देखो आजकल क्या कर रहे हो तुम, जो भी आपका कूड़ा करकट है, जो भी कुछ है, वो सब तुम फेंक देते हो डस्टबिन में, और तुमने देखा कि वहां से वो पानी में चले जाते हैं और सारे ये डिजोल्व हैं, उसके अंदर कंटामिनेंट्स होते हैं। कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं पानी के अंदर, और गैसेस फ्रॉम वाटर भी होती हैं। कुछ गैसेस जो बनती हैं पानी से वो भी चले जाती हैं उसमें। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं हमारा जो मेन पर्पस है क्या है, टू प्रोड्यूस वाटर फिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखो जानवर तो बेचारा, ये जानवर होता है, उन्हें भी हम कह रहे हैं कि अगर हमने डॉग्स रखे हुए हैं तो उनको साफ पानी दो। और अगर उन्हें साफ पानी नहीं मिलेगा बीमार हो जाएंगे क्योंकि इसमें जर्म्स होते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं, हर तरह की पैरासाइट्स होते हैं वाटर में। तो ये तो बहुत खराब करेंगे उनके शरीर को। लेकिन तुमने देखा है उनके पास कुछ है नहीं तो सड़कों से भी पानी पीते हैं। तो अब ये वाटर को प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है। और प्योरीफाई के अलावा डिसइंफेक्ट करना जरूर, डिसइंफेक्ट किया जाता है। तुमने सुना होगा कि बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस फैलते हैं। अब कहते हो बीमार हो गया कोई, डायरिया हो गया, कोई कुछ हो गया, पानी कह रहे हैं जी पानी गंदा था, साफ नहीं था, उससे बहुत बीमारियां होती हैं। क्योंकि उसके अंदर मैंने जैसे बताया बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं, मतलब हर तरह के जो कि हार्मफुल हैं। तो हमें डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। अभी तुम कह रहे हो कोरोना इन्फेक्शन फैली हुई है, कोरोना इन्फेक्शन फैली हुई है। अभी मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बाहर ही नहीं निकल रहा। आपके स्कूल वाले भी आपको नहीं बुला सकते अभी तक, तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। तुम कह रहे हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अभी USA में कुछ स्कूल खुले थे तो उनको पता लगा कि वहाँ तो स्कूल के बच्चों में बहुत फैल गई। मैंने कई न्यूज़ पढ़ी थी तो वो उनको बंद करना पड़ा इमीडिएटली। तो ये इन्फेक्शन जो है ये वाटर के अंदर से भी फैलती है, जो भी इसके अंदर कीड़े हैं, जो भी जर्म्स हैं। तो हम ड्रिंकिंग वाटर तो तब बनेगा जब इसको प्योरीफाई कर लेंगे। और भी प्योरिफिकेशन होती है
और भी कई रीजन होते हैं, मेडिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आ रहा, देखो ये जो मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में हर जगह पानी का ट्रीटमेंट हो रहा है। फार्माकोलॉजिकल जो तुम दवाइयाँ वगैरह खाते हो, ये सब पीते हो। तो केमिकल्स जो भी हम बनाते हैं लैब्स में यूज करते हैं, उसमें भी वाटर हम यूज करते हैं। और इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी बड़ा यूज होता है। कोई भी मशीन चल रही है तो तुम्हें कार में तुम्हें पता है कि लिक्विड डाला जाता है जिसे कूलेंट कहते हैं, कूल करता है, रेडिएटर जो तुमने देखा होगा। तो कार के अंदर भी एक कूलेंट है जो गाड़ी के इंजन को ठंडा करता है। ये सारी चीजें, तो वाटर की प्योरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं वाटर के प्योरिफिकेशन के। आपकी किताब में दिया एक डायग्राम, ये डायग्राम हमने यहां ले ली। अब इसके अंदर देखो प्योरिफिकेशन के अंदर जो मेन चीज मैं बता रहा हूं आपको वो क्या है। ये तो रेजरवायर है, देखो ये रेजरवायर है, यहां से पानी आ रहा है। मान लो ये रिवर है, गंगा है, जहां से भी आ रहा तुम्हारा, ये पानी की पाइप है, यहां से पानी मैं ले लिया। सबसे पहले एक सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। देखो ये क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक। अब बताओ केमिस्ट्री में सेडिमेंटेशन क्या होती है, देखो इसीलिए हमने पढ़ी थी। कोई भी डाउट होगा तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन समझ लो, अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि तुम्हारे को मैंने जो क्रिएट करना तुम में से, वो तुम्हें पता है मेरिट में आ रहे हो तुम, और उसके बाद तुम मेडिकल में जा रहे हो तो दोनों ही डॉक्टर बनोगे। और ये तुम काफ़ी हेल्प करोगे पेरेंट्स की भी, सबकी, क्योंकि पानी साफ ही होना चाहिए। देखो पानी से पता लग गया, अगर साफ नहीं है बहुत बीमारियां आने वाली हैं। और बरसात के मौसम में ये बहुत ज़्यादा फैल रही है और कई जगह फैलती है, तुम्हें पता जो भी होता है तुम्हें, डायरिया वगैरह जितने भी बहुत बीमारियां, ये जो जॉन्डिस वगैरह होता है ये वाटर के कारण होता है। इन पे बहुत सारे फीवर्स भी होते हैं जो ये सब इसी कारण होते हैं। और ये कई बार नालों का पानी भी मिल जाता है। तो जो हमें पानी मिल रहा है, नल, जो आपके नल में पानी आ रहा है, वो कैसे तैयार किया जाता है, वो हमारी गवर्नमेंट कैसे तैयार करती है। देखो तुम्हारे लिए वो कितना अच्छा प्रोग्राम बना रखा उन्होंने। सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है जी पानी। अब यहाँ पे मैंने समझाया तुम्हें सेडिमेंटेशन क्या होती है। देखो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। पानी के अंदर पानी आ रहा है भाई, तुमने जहां से भी लिया, चाहे तुम सी से ले रहे हो, रिवर से ले रहे हो, गंगा से ले रहे हो, कहीं से तो पानी ले रहे हो ना। बारिश का पानी भी तुम कलेक्ट कर लेते हो, जिसको मैं यूज करता हूँ जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो वो रेन वाटर को भी यूज करते हैं, रेन वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि ऊपर से जो पानी आ रहा है उसमें कितनी इम्प्योरिटीज होंगी। जमीन में पानी है तो उसको तुम यूज कर रहे हो। तो सेडिमेंटेशन मैंने यहाँ लिखा, वाटर पम्प्ड फ्रॉम सोर्स। कौन सी सोर्स तुमने ली, रिवर, लेक और डैम। तुमने देखे होंगे तुम्हारे रिवर्स हैं, लेक है और डैम है। देखो तुम्हारे देश में वो कह रहा था कि रिवर सूख रहे हैं बहुत सारे, और नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में ना पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। आपके ही नहीं, सारे वर्ल्ड में ये क्वेश्चन चल रहा कि जिस कंट्री के पास पानी नहीं होगा तो फिर वहाँ के लोग कैसे क्या काम करेंगे। मतलब पानी तो मैं नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, हर चीज के लिए तुम्हें पानी चाहिए। पानी के बिना तो मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता। तो जहाँ पे बहुत वाटर की शॉर्टेज है, अभी भी हमारे बहुत सारे विलेजेस में पानी अवेलेबल नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए, लोगों का बहुत समय बीतता है पानी को लेने के लिए। वो वेल्स वगैरह पुराने टाइप के हैं और जो भी हैं। तो वाटर हमें पंप्ड फ्रॉम सोर्स लाइक, क्या लिखा है, रिवर, लेक और डैम। डैम तुमने देखे हैं, बहुत स्पीड से पानी निकलता है, और कई बार ये फ्लड्स, अब तो तुम्हारे कंट्री में कई जगह फ्लड आ रहे हैं, तुमने देखा पानी बरसात का बहुत ज्यादा, सड़कों पर गंदा पानी है सारा। तो दिस इज अलाउड टू स्टैंड इन ए लार्ज टैंक कॉल्ड सेटलिंग टैंक फॉर फ्यू आवर्स। अब कुछ घंटे के लिए इसको सेटल करने के लिए एक टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी को मैं कह रहा हूँ, ये जो टैंक आया, यहाँ पे एक टैंक देख रहे हो, इसके नीचे क्या लिखा हुआ, सेडिमेंटेशन टैंक। अब कुछ घंटे के लिए पानी मैंने यहाँ रोक दिया जो मैंने यहाँ से लिया था। अब क्या होगा, जो सॉलिड होंगे ना वो यहाँ नीचे बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। मड होती है, सैंड होती है जो, और पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, वो सब यहाँ नीचे बैठेंगे। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जो रेत है जैसे, ऐसे जो भी पार्टिकल्स हैं, मड है, मिट्टी है, ये सब नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी। कई बार तो तुमने अपने गिलास पानी में देखा होगा, ऐसा लगता है मिट्टी मिट्टी सी आ गई है।
कई बार देखा नहीं, मिट्टी वाला पानी आ जाता, तो हम उसको बॉईल करते हैं या रखते हैं तो कुछ समय के लिए वो नीचे बैठती है मिट्टी। तो इसके बाद क्या था, इसमें क्या करेगा, एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटैश एलम। एक पोटैश एलम होता है, देखो जी, एक पोटैश एलम होता है केमिस्ट्री का कंपाउंड ना, ये इसको ऐड करने से क्या होता है कि जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती है ना, कुछ सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं, सेटल हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सेडिमेंटेशन है, ये सेडिमेंटेशन का मतलब हमें समझ में आया स्टूडेंट्स, कि ये जो भी चीजें हैं तुम्हारे पास, जैसे कोई भी सैंड है या सस्पेंडेड पार्टिकल है, सैंड, मड, मड होती है, और भी कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो ये नीचे ऐसे मैंने एरो दिखाया, नीचे सेटल होने वाले हैं, ऐसे नीचे आके बैठ जाने हैं। तो ऊपर पानी रह गया और नीचे ये हैवियर पार्टिकल्स आ गए, हैवियर पार्टिकल। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। वो पूछेगा व्हाट इज सेडिमेंटेशन। तो पहला प्रोसेस या कौन से मेथड का मैंने यूज किया है, कौन से मेथड मेरे यूज हुए हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। एक तो सेडिमेंटेशन का मैंने यूज किया। अब इसके बाद ये दूसरे टैंक में चले जाता है, यहां देख रहे हो। अब इसके ऊपर है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसे लोडिंग टैंक कह रहा हूं मैं, लोडिंग के मोटे मोटे पार्टिकल नीचे आ गए, इसके अभी भी कुछ पार्टिकल हैं जो सस्पेंडेड थे, मतलब जो कम मोटे थे, जिनका वेट कम था, जिनकी डेंसिटी थोड़ी कम थी, तो उन्हें भी टाइम लगेगा, तो यहाँ पर वो नीचे बैठेंगे धीरे धीरे करके। और ये जैसे मैंने कहा कि ये पोटैश एलम होता है, वो ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, पोटैश एलम, जिससे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अब तीसरी जगह तुम्हें खास बात बताई गई है फिल्ट्रेशन टैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। देखो यहाँ पर हो रही है फिल्ट्रेशन। ये सारी हमने तुम्हें इसीलिए पढ़ाई कि देखो इन सब का यूज अब वाटर के प्योरिफिकेशन में हम कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन में क्या हमने बताया था कि जो पार्टिकल इनसॉल्युबल होते हैं, वहां पर हमने क्या किया, इनसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं लिक्विड में, उनको तुमने कहा कि एक फिल्टर पेपर लगा के जी हमने तो सेपरेट कर लिया, तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गए। तुम कहते हो मैं चाय बनाती हूँ तो उसको छाननी जो तुम्हारी है उसको छान लेती हूँ, तो उससे क्या होता है कि ऊपर जो चाय पत्ती का जो भी मसाला होता है वो ऊपर रह जाता है, वो ऊपर रह जाता है, और नीचे जो आता है वो क्या आता है, उसको जो नीचे आता है वो तुम्हें पता है क्या आता है। तो ये हमने क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन का एक अलग से मेथड इसमें यूज किया गया है। वो मैं क्या कह रहा हूँ, water from the sedimentation tank, water from the sediment is filtered through layers of sand and gravel. Filtration is also done through activated charcoal, which affords better quality water. Activated charcoal is a special type of activated charcoal is a special type of, क्या बता रहा हूँ, एक्टिवेटेड चारकोल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चारकोल मेड बाई क्या करा रहा हूँ, मेड थ्रू ऑर्डिनरी चारकोल इन वैक्यूम। चारकोल को हीट करके वैक्यूम में भी एक एक्टिवेटेड चारकोल बन जाता है, वो भी एक काम करता है ये फिल्ट्रेशन का। तो ये क्या करते हैं, जैसे मेरे पास सैंड है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो वाटर ऊपर से आया, ये वाटर आया ऊपर से, यहाँ से पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, इस पाइप से पानी अंदर आ रहा है, ये पानी अंदर आ गया। फाइन सैंड है, देखो तुमने देखिए सैंड बहुत फाइन पार्टिकल सैंड के हैं, नीचे ग्रेवल्स हैं और उसके नीचे कोरस ग्रेवल्स हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे पत्थर तुमने देखे हैं, ऐसे ऐसे होते हैं जो कई बार तुमने देखे होंगे सी के अंदर भी ऐसे, तो ग्रेवल्स कहते हैं उन्हें, ग्रेवल्स कहते हैं, कोरस, और ऊपर फाइन सैंड है। तो पानी इसमें से मतलब होके गुजरेगा, इसमें से होके जाएगा। तो पानी जब आएगा वो क्या करेगा, इस सारे ये जो सैंड होगी वो क्या करेगी, या कि जैसे यहाँ लिखा एक्टिवेटेड चारकोल है, तो वो क्या करेगा कि होल्ड कर लेगा इम्प्योरिटीज को, जो पानी में इम्प्योरिटीज हैं, मोटे इम्प्योरिटीज यहाँ बैठ गई, सेडिमेंटेशन हो गई, उसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकल यहाँ बैठ गए, और अब जो इम्प्योरिटीज पानी के अंदर इम्प्योरिटीज बची हैं वो सैंड और ग्रेवल्स होते हैं, जो उनके थ्रू
पानी पास करके जाएगा तो वो होल्ड कर लेंगे, वो उन इम्प्योरिटीज को जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल भी होता। तो यहाँ पर फिर बेटर क्वालिटी वाटर मिल गया हमें। क्या मिल गया? बेटर क्वालिटी वाटर। तो ये फिल्ट्रेशन टैंक है, फिल्ट्रेशन टैंक है। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें यूज की है? हमारे पास है लेयर्स ऑफ सैंड, देख रहे हो, लेयर्स ऑफ सैंड है, और ग्रेवल है, GRAVEL, ये ग्रेवल्स है हमारे पास। और कई बार हम एक्टिवेटेड चारकोल का यूज कर लेते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ये क्या करता है? ये इम्प्योरिटीज को होल्ड कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? दे होल्ड इम्प्योरिटीज इन द वाटर। तो पानी में जो इम्प्योरिटीज थी वो इनको होल्ड कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। आप देखो, ये बेटर क्वालिटी वाटर आपको मिल गया, लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये इस टैंक में आ गया, ये फाइनल टैंक है मेरा। अब इसमें कुछ होंगे बैक्टीरियाज। देखो, तुम्हें पता है कि पानी में जर्म्स होते हैं, जर्म्स होते हैं पानी में। क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं, कई तरीके के कीड़े होते हैं, एक नहीं कई प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि जो बीमारियां हो रही हैं बैक्टीरिया से, बीमारियां होती हैं बहुत सारी। तो अब जो वाटर आया, अभी भी उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर है बैक्टीरिया, और भी होते हैं पैरासाइट्स, और जर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जर्म्स होते हैं वाटर के अंदर। अभी ये सारे के सारे अभी पानी में हैं। जब जो भी तुम्हारा पानी जब साफ नहीं होता, देखो तुमने घर में एक्वा लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, अब ये सारी चीजें अभी भी हैं, पानी में मौजूद हैं। तो इसके लिए वो क्लोरीनेशन करते हैं। तुम्हें पता है क्लोरीन की टेबलेट्स मिलती हैं बाजार में, और उसको क्लोरीन गैस अगर हम पास कर दें, क्लोरीन गैस पास कर दें, तो क्लोरीन क्या करती है? तो एंटी बैक्टीरियल होती है, क्लोरीन एंटी बैक्टीरियल होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? क्लोरीनेशन। ये हमारा फाइनल स्टेज है, इसे क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन से क्या होगा कि जर्म्स वगैरह सब मरेंगे, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सब मारने हमें। तो ये टैंक में क्लोरीन की गैस पास की गई है, या क्लोरीन की जो भी टेबलेट्स आती हैं उनको हम अपने पानी के टैंकों में भी कई बार डालते हैं, भाई ले आओ, हमारे पानी में भी गंदगी पैदा हो गई है, मतलब कीड़े पैदा हो गए हैं। तो यहाँ पे इसकी क्लोरीनेशन की जाती है। अब ये पानी बन गया जो कि आपके घर में टैप पे आ रहा है। तो आप ये मत समझिए कि इतना आसान है, ये पानी की बड़ी शॉर्टेज होने वाली है और क्लीन वाटर को आपके घर में भेजा जाता है, इसमें बहुत खर्चा आता है। देख रहे हो आप किस तरह से इनको शेडिंग। तो मेन हमने क्या बताई प्योरिफिकेशन में? क्वेश्चन ये पूछा था उसने, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच वाटर इज प्योरिफाइड इन अवर एवरीडे लाइफ विच इज रीचिंग योर होम्स? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन। ये तीन चीजें हमने मेन की हैं इसमें। और ये भी पूछा कि हर एक का क्या फंक्शन है, सेडिमेंटेशन का, फिल्ट्रेशन का और क्लोरीनेशन का। तो यहाँ पे कोई डाउट तुम्हें समझ में आ गया कि प्योर वाटर कैसे मिलता हमें? ये डायग्राम बुक में दिखाई है, कई बार उसने क्वेश्चन पूछा है कि प्योर वाटर को हम कैसे बनाएंगे और आपके घर तक कैसे पहुंचेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एक आगे बहुत ही खास बात बता रहे हैं कि अभी तक जो हमारी स्टोरी चल रही है वो क्या है। हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, मैटर इज प्योर अराउंड अस और नॉट, बार बार इसके ऊपर कह रहे हैं क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, ये पहला टॉपिक है हमारा, क्योंकि हम सारे मैटर से ही डील करते हैं, सारी चीजें मैटर हैं, जो भी मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तुम कह रहे हो सर सब मैटर है। अब ये मैटर प्योर कौन सा हो सकता है और मिक्सचर्स कौन से होते हैं, इसका हमने दिया एक छोटा सा टेबल। अब ये देखो, जब मैंने इस चैप्टर को शुरू किया तो मैंने बताया कि मैटर क्या होता है। यहाँ पे मैटर लिखा मैंने, विच ऑक्युपाइज मास एंड वॉल्यूम। और हमने देखा कि हमारा जो मैटर हमने हमारे अराउंड, हमारे घर में, हमारे जगह जगह पड़ा हुआ, वो तीन फॉर्म्स में देखा, सॉलिड,
लिक्विड और गैस की फॉर्म में। मेरा ख्याल इन तीनों में से सबसे ज्यादा तुमने सॉलिड देखे होंगे। क्या देखे होंगे? सॉलिड। सॉलिड सबसे ज्यादा देखे तुमने। लिक्विड तो तुम वैसे तुम्हें बताइए कितना सी है, हमारे अर्थ के ऊपर कितना सी चल रहा है चारों तरफ। और उसके बाद फिर गैस तो एयर, गैस तो एयर, लेकिन जो घर में सामान रखा है वो सॉलिड काफी दिख रहा है। अब इन दोनों में से एक तो प्योर सब्सटेंस कह रही हूँ मैं और एक मिक्सचर्स कह रहा हूँ। तो ज्यादातर मेरे पास मिक्सचर्स हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस है तो वो कौन सा होगा? अगर तुमने ये कहा कि सर ये प्योर सब्सटेंस क्या होगा, सब्सटेंस प्योर कौन सा होगा, तो तुमने कहा या तो ये एलिमेंट होगा या ये कंपाउंड होने वाला है। एलिमेंट क्या होता है? देखो एलिमेंट क्या होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की और जो फर्दर केमिकल रिएक्शन में ब्रेक नहीं होता, जो फर्दर केमिकल रिएक्शन में ब्रेक नहीं होता, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे तुमने कहा ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। इस तरह से तुमने एक पीरियोडिक टेबल देखा जिसमें कुल मिला के 118 एलिमेंट दिखे। कितने दिखे? 118 एलिमेंट्स मुझे दिखे। तो ये सब क्या थे? ये हमने पीरियोडिक चार्ट जो बनाया उसमें एलिमेंट्स दिखाए हैं। अब ये कोई भी रिएक्शन होती है तो कार्बन, कोई कार्बन तो टूटता नहीं, कार्बन ही रहता है, लेकिन एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट में चले जाता है। जब प्रोडक्ट बनते हैं तो ये अपना रीअरेंजमेंट कर लेते हैं एटम, मतलब एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट में चले जाते हैं, बॉन्ड को बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन ये तो नहीं टूटता। तो ये सबसे बेसिक एलिमेंट होता है, सबसे बेसिक है, सबसे फंडामेंटल है। हम ये कह रहे हैं ये जो एलिमेंट है किसी भी रिएक्शन में, अब वो फर्दर नहीं टूटेगा किसी भी रिएक्शन में, ये हमें पता ही है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो एलिमेंट होता है, ये प्योर होता है। जब मैंने लिख दिया ये लो कॉपर की तार है, ये कॉपर की तार है तो ये प्योर है, इसमें सिर्फ कॉपर है, इसकी तार में सिर्फ कॉपर है। अगर मैंने लिख दिया सिल्वर है तो इसमें सिल्वर है, अगर मैंने गोल्ड लिख दिया तो इसमें गोल्ड है, ये प्योर है। अगर तुमने कहा कि ये प्योर है, देखो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो प्योर हैं हमारे पास। कंपाउंड में तुमने क्या दिखाया कि तुमने कहा ये लो वाटर है, एक गिलास में सिर्फ वाटर है और कुछ भी नहीं है, ये वाटर प्योर है, ये वाटर प्योर है। तुमने कहा कि ये लो NaCl, ये साल्ट है जो तुम खा रहे हो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये कंपाउंड है, ये प्योर कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होते हैं? तुमने कहा ये लो शुगर, तो ये कोई भी चीज मैंने कही, ये लो मीथेन गैस, ये सब प्योर हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है। तो कंपाउंड कैसे बनता है? तुम्हें पता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, अब इसके बारे में और बताएंगे हम आपको। एलिमेंट जब डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन कर जाते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, और ये कंपाउंड जो होता है इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। वाटर की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, वाटर ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या लिखा? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2, ये 2 है तो ये 16 है। तो बाई वेट कितनी रेशो है? बाई वेट अगर मैं कहूँ ये 2:16 है, मतलब 1:8 है वाटर। क्या चीज? वाटर 1:8 है बाई मास। तो ये रेशो पानी की चेंज नहीं होगी, कुछ भी कर लो, ये 1:8 ही रहेगी पानी की रेशो। तो ये इसकी हम कह रहे हैं कि फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट्स जब कंबाइन कर जाते हैं केमिकली तब बनता है, और उसकी कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने H2O में दिखाया। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें प्योर हैं। अब ये पूछेगा कौन सी प्योर है, एलिमेंट है या कंपाउंड? अगर कोई एलिमेंट है तो प्योर है, कंपाउंड है तो भी प्योर है। अब मिक्सचर, फिर मिक्सचर कहां से बने? अब यहाँ पे देखो ये मिक्सचर में आ गए जब मैंने 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिया। when 2 or more than 2 substances are mixed then you get mixtures। कितने मिक्स किए आपने? सोडियम क्लोराइड ले लिया, साल्ट ले लिया, साल्ट में चीनी डाल दी, तो कंपोजिशन फिक्स नहीं है इसकी, कोई भी आपकी मर्जी है कितनी चीनी डाली कितना। इस तरह से जो मिक्सचर बने आपके, उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती, वो तो
आपके ऊपर है आप कितना डालते हो, लेकिन ये केमिकली रिएक्ट नहीं किए, इनमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हुई। जब आपने साल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये साल्ट पानी में डिसॉल्व हो गया, लेकिन कोई पानी में कंपोजिशन किसी की चेंज नहीं हुई। तो अब दो टाइप के हैं मिक्सचर्स, ये भी हमने बताया कि होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? ये सब प्योर सब्सटेंसेस थे। तो मैं यहाँ पर आ गया, जो मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास, तुमने कहा सर दो हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं और दूसरे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? ये होमोजीनियस और ये कौन सा है? हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर मैंने यहां बताया आपको, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इफ आई मिक्स साल्ट इन वाटर, इफ आई मिक्स शुगर इन वाटर, इफ आई डिसॉल्व, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। अगर सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर दोगे तो ये डिसॉल्व हो जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड होता है स्टूडेंट्स, जिसमें सल्फर जो होता है एक सॉलिड होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेता है। इसी तरह वाटर को मैंने अल्कोहल में डाल दिया, वो भी डिसॉल्व हो गया, तो वो भी एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया। इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, इनका कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और दूसरा मैं बता रहा हूँ हेट्रोजीनियस, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के होते हैं। जैसे कि इनमें दो लेयर्स आपको दिखेंगी। हेट्रो है, हेट्रो का मतलब है सेपरेट लेयर्स हैं, मिक्स नहीं हुए, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए। जैसे सैंड को मैंने साल्ट के साथ डाल दिया, शुगर डाल दिया, सैंड, वुड ब्लड है, वाटर है, ऐसे कुछ भी चीजों को आपस में मिक्स कर दिया, तो ये आपस में क्लियर सोल्यूशन नहीं बना है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनी है। तो ये मिक्सचर्स हैं हेट्रोजीनियस और ये मिक्सचर्स हैं होमोजीनियस। तो बेसिकली जो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये प्योर और ये मिक्सचर्स, और इन्हीं की स्टडी हम अभी तक आपको करके दिखा रहे हैं। और मिक्सचर्स को ही हमने सेपरेट किया डिफरेंट मेथड्स से, जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। और हमने आपको बताया कि जो वाटर है उसको प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस किया, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको मिलेंगे, फर्दर बुक के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, सारे ही जो भी बुक में क्वेश्चन है प्योर सब्सटेंसेस में। और आपको हमने बताया कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल चेंज जो होती है उसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते, और केमिकल चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं, क्योंकि उसमें नए सब्सटेंस बन जाते हैं, और नए सब्सटेंस जब बनते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तो केमिस्ट्री में बेसिकली हम अभी जैसे आपका कोर्स शुरू होगा हायर का, आपको पता है हम केमिकल रिएक्शंस ही स्टडी करेंगे, कि जो भी आपका फ्यूल जल रहा है, जो कंबस्शन रिएक्शन हो रही है, जो कार में पेट्रोल चल रहा है, जो गैस से आप अपना खाना बना रहे हो, ये सब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ये सब केमिकल चेंजेस हैं। और केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनती है। ये सारी चीज़ें जो भी सेल, बैटरियाँ तुम यूज़ करते हो, इन्वर्टर्स यूज़ करते हो, यहाँ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारी केमिस्ट्री इसी पे चलती है। और केमिकल रिएक्शन से हम नई नई चीज़ें, नए नए सब्सटेंस बना लेते हैं। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। Any doubt if you have, you can ask me. I hope you have liked the session, और सारी चीजें आपको साफ तरीके से दिख रही हैं और मिल रही हैं। कोई डाउट है? No, sir. Okay, then I will see you. No, sir. Then we'll. सर स्कूल में टिश्यू शुरू हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, हम वो भी टॉपिक ले लेंगे, ये खत्म होने वाला है, फिर हम वो भी करेंगे। ओके सर। ऑल द बेस्ट।
Thank you, sir. Okay.